वो एक पार्टी का सदस्य है, लेकिन उसकी नीतियों के खिलाफ बोलते। वो विपक्ष के नेता हैं, लेकिन सरकार के फैसलों की तारीफ करते। क्या शशि थरूर सच में कांग्रेस के हैं, या फिर वह एक बड़े राजनीतिक खेल का हिस्सा है? राजनीति के महासागर में कभी कभी ऐसी लहरें उठती हैं जो किनारों की परिभाषा ही बदल देती है। एक ऐसी ही लहर का नाम है शशि थरूर। क्या ये मोदी सरकार का अनचाहत रूप का इक्का है, या कांग्रेस के भीतर एक बगावत की अनकही दास्तां? नमस्कार, जोहार, मैं अभिषेक आनंद और आप जुड़े हैं रन डाउन लाइव के साथ। आज हम बात करेंगे कांग्रेस सांसद और पूर्व कूटनीतिज्ञ शशि थरूर, जिन्होंने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में अपनी बेबाक राय से सबका ध्यान खींचा है। लेकिन यह समर्थन क्या उनकी अपनी पार्टी कांग्रेस की आलोचनात्मक राय से बिल्कुल उलट है? तो सवाल उठता है, क्या शशि थरूर वाकई में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गैर दलीय रुख अपना रहे हैं, या फिर यह उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का हिस्सा है? पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की सैन्य कार्रवाई को जायज ठहराने के लिए शशि थरूर ने न्यूयॉर्क में भारतीय दूतावास में और फिर गुयाना और पनामा में जो ब्रीफिंग दी, वह न केवल सुस्पष्ट थी, बल्कि उनकी वाक्पटुता और तथ्यों की गहराई ने इसे भारतीय राजनेताओं की अब तक की सबसे प्रभावशाली परिस्थितियों में से एक बना दिया। लेकिन इसने कांग्रेस के भीतर हलचल मचा दी। जहां एक तरफ कांग्रेस ने पहलगाम हमले में खुफिया नाकामी और सुरक्षा चूक पर सवाल उठाए, वहीं थरूर ने मोदी सरकार की नई आतंकवाद रोधी नीति का खुलकर समर्थन किया। यह पहली बार नहीं है जब थरूर ने अपनी पार्टी की लाइन से हटकर अपनी लाइन रखी। इससे पहले भी वो G20 शिखर सम्मेलन में मोदी के नेतृत्व, कोविड-19 के दौरान वैक्सीन कूटनीति और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्यापार वार्ताओं में मोदी की रणनीति की तारीफ कर चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने केरल की वामपंथी सरकार की कुछ प्रो बिजनेस नीतियों की भी सराहना की और यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की निंदा न करने के लिए मोदी सरकार की आलोचना को गलत ठहराया। लेकिन इस बार भारत पाकिस्तान तनाव के बाद थरूर न केवल कांग्रेस की आलोचनात्मक राय को दरकिनार किया, बल्कि वो पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में खड़े नजर आए। उन्होंने अपने इस रूप को राष्ट्र सुरक्षा के प्रति गैर दलीय एकजुटता के रूप में जायज ठहराया। लेकिन कांग्रेस के लिए, जो पहलगाम हमले को लेकर कई अहम सवाल उठा रही थी, थरूर का यह समर्थन पार्टी नेतृत्व के लिए शर्मिंदगी का सबब बन गया। कांग्रेस के भीतर इस मुद्दे ने एक तीखी बहस छेड़ दी। उदित राज और पवन खेड़ा जैसे नेताओं ने थरूर पर तंज कसा। यहाँ तक कि उदित राज ने उन्हें बीजेपी का सुपर प्रवक्ता तक कहा। हमेशा की तरह थरूर ने चुप्पी नहीं साधी। उन्होंने अपनी विदेशी भाषणों का बचाव करते हुए अपने आलोचकों को कट्टरपंथी और अंधभक्त तक करार दिया। शशि थरूर कभी कांग्रेस के कट्टर वफादार नहीं रहे। वे G23 के बालू समूह का हिस्सा थे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़े और बार बार अपनी पार्टी की आधिकारिक राय से अलग हटकर बोलते रहे। फिर भी तिरुवनंतपुरम से लगातार तीसरी बार सांसद बनने और अपनी स्वतंत्र सोच के चलते वे न केवल केरल की पारंपरिक वामपंथी मतदाताओं में लोकप्रिय हैं, बल्कि बीजेपी समर्थकों और गैर दलीय मतदाताओं के बीच भी उनकी स्वीकार्यता है। लेकिन अब कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं थरूर ने अपनी इस स्वतंत्रता को कुछ ज्यादा ही बढ़ा लिया, खासकर ऐसे समय में जब कांग्रेस संगठनात्मक पुनर्जन्म का संदेश देना चाहती। सवाल उठ रहे हैं, क्या थरूर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, या फिर उनका असली लक्ष्य कुछ और ही है? द हिंदू के रेजिडेंट एडिटर वर्विज के जॉर्ज का कहना है कि थरूर का भविष्य अस्पष्ट है, लेकिन वे कांग्रेस के साथ अपने रिश्ते को और कमजोर कर रहे हैं। यह बात किसी से छिपी नहीं कि थरूर और कांग्रेस के नेतृत्व के बीच लंबे समय से मतभेद रहे। उदाहरण के लिए, जब मोदी सरकार ने पहलगाम हमले के बाद थरूर को बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए चुना, तब कांग्रेस ने उनके नाम को शामिल करने से इनकार कर दिया। आखिरकार उनकी लोकप्रियता के चलते उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई। इसी तरह हाल के सर्वेक्षणों में थरूर को केरल में मुख्यमंत्री पद के लिए एक लोकप्रिय उम्मीदवार के रूप में देखा गया। लेकिन कांग्रेस ने केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पेरावूर विधायक सनी जोसेफ और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के संयोजक के रूप में हंटिंगडल सांसद अदूर प्रकाश को नियुक्त की। थरूर को एक बार फिर नजरअंदाज किया गया। केरल के पत्रकारों का मानना है कि थरूर अपनी लोकप्रियता और पार्टी लाइन से हटकर बयानों के जरिए कांग्रेस को मजबूर कर रहे हैं कि उन्हें
केरल के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया जाए। वरिष्ठ पत्रकार राधाकृष्णन कहते हैं, थरूर मुख्यमंत्री पद की ओर देख रहे हैं। कांग्रेस केरल में लगातार तीसरी बार हार नहीं झेल सकती। थरूर की लोकप्रियता बाकी नेताओं से कहीं ज्यादा है। हालांकि थरूर का बीजेपी में जाना संभव से परे लगता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा से हिंदुत्व और कट्टरपंथ के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। लेकिन अगर यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सहयोगी दल जैसे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग उनका समर्थन करते हैं, तो कांग्रेस को एक कठिन फैसला लेना पड़ सकता है। केरल में पिछले विधानसभा चुनावों में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की लगातार दूसरी जीत ने कांग्रेस और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के लिए खतरे की घंटी बजा दी। खासकर मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट से लेफ्ट की ओर खिसक गया, जिसने मुस्लिम लीग जैसे सहयोगियों को असुरक्षित कर दिया। कांग्रेस के भीतर आपसी कलह, निर्णायक नेतृत्व की कमी और बीजेपी का पारंपरिक मतदाताओं में सेंध लगाना, ये सभी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के लिए चुनौतियां हैं। ऐसे में अगले विधानसभा चुनाव में जीत ही इस गठबंधन को बचा सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस, जो अब तक थरूर की आलोचना में ही व्यस्त है, उनकी लोकप्रियता और स्वतंत्र सोच को अपने समावेशी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी विचारधारा में जगह दे पाएगी? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला समय ही देगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि थरूर अपनी बेबाकी और करिश्मे के साथ भारतीय राजनीति में एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं। फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।